हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज से किया और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर्स किया इन सोशल वर्क। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। मैंने इस साल 608 रैंक अचीव किया है CSE 2018 में। तो मैं अपनी सोशियोलॉजी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहूँगा। तो सोशियोलॉजी में मैंने सबसे पहले कोचिंग की थी महापात्रा सर के पास बाजीराम से, और उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे नोट्स बना लिए थे अपने, बट फिर भी जो है उसके उन्होंने बहुत काफ़ी चीज़ें कवर की थी और बहुत हेल्प मिला मुझे उससे। लेकिन इसके अलावा फिर और दूसरी चीज़ें क्या क्या की मैंने, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने इग्नू के जो मटेरियल्स हैं उनको इंटेंसिवली रीड किया, और उनसे जो टॉपिक्स छूट गए थे मेरे कोचिंग में या फिर उन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था, तो वो वहाँ से मैंने नोट डाउन किए इग्नू की बुक से। और इसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो, या फिर आप सेल्फ़ नोट्स बना सकते हैं। अगर आप सेल्फ़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप छोटी छोटी नोट्स बना लीजिएगा हर एक टॉपिक के ऊपर 2 या 3 पेजेस में, मैक्सिमम 4 या 5 पेजेस में। तो अगर इससे ज़्यादा नोट्स होंगे तो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए नोट्स बहुत क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा सिर्फ नोट्स नहीं, उसके अलावा आप जो है उसको एडिशन करिए, जैसे कि करंट अफेयर्स से। अगर आप साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ ही रहे हैं रोज़ न्यूज़पेपर में, तो उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स को ये देखिए कि कौन सा करंट अफेयर्स का न्यूज़ किस टॉपिक से लिंक हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो विमेन इक्वालिटी का इशू है या फिर जो विमेन इनइक्वालिटी का इशू है, तो लास्ट ईयर जो मी टू मूवमेंट चल रहा था तो उसको हम विमेन मूवमेंट्स में डाल सकते थे। इसके अलावा जो फार्मर्स की मूवमेंट का एक टॉपिक है पेपर 2 में, उसमें हम जो MP में फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा था तो उससे उसको लिंक करके हम लिख सकते हैं। तो साथ साथ आप नोट डाउन करते चले कि कौन सा इशू किस टॉपिक से रिलेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस साल जो है जैसे माइग्रेंट्स का इशू बहुत जैसे गुजरात में जो है एंटी माइग्रेंट्स पे अटैक हुआ, तो उस इशू को हम जो है हाईलाइट कर सकते हैं अगर माइग्रेंट्स पे कोई क्वेश्चन आता है तो। ऐसे ही अगर मान लीजिए रिलीजन पे कोई क्वेश्चन आता है, तो एशियाज़ बीबी का जो इशू हुआ, जब एशिया बीबी का एक्विटल हुआ उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अभी भी दिखाता है कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है सोसाइटी में प्रिवेल करता है। तो ये सब जो करंट अफेयर्स के इशू हैं, इनको आप रेगुलरली नोट डाउन करें अपने इश्यूज़, अपने टॉपिक्स के साथ। जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उनके साथ साथ इन इश्यूज़ को भी आप लिखते चलें। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट ईयर आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर LGBT प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनका जो इशू था वो इन एक्सक्लूजन का एक टॉपिक है पेपर 1 में, तो उसमें मैंने कोट किया था। तो ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं वो हमेशा अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करते हैं, और उससे जो है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इम्प्रूव होता है, और प्लस हमें कंटेंट भी अच्छा मिल जाता है। 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप हर नंबर से रेफ़र कर सकते हैं, जैसे कि पावर एंड पॉलिटिक्स, स्ट्रेटिफिकेशन, रिलीजन और फैमिली एंड किनशिप। इन 4 इश्यूज़ पे आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। और जो रिसर्च टॉपिक है पेपर 1 में, उसके नोट्स आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे इजीली, तो उसके लिए आप इजीली इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। और कुछ डायनामिक टॉपिक्स हैं जैसे सोशल चेंज। तो सोशल चेंज में आप क्या कर सकते हैं कि करंट एग्जांपल्स को लिख सकते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह से। एंड इसके अलावा सोशल चेंज आप जो है दूसरी बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर इग्नू की बुक्स भी रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। और जो पेपर 1 की जो स्ट्रेटजी है वो मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक रिसर्च के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और जो पेपर 1 में लेकिन अब कुछ पैटर्न्स चेंज हो रहा है इस साल से या पिछले 2-3 साल से। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि पेपर 1 में भी पेपर 2 के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए पेपर 1 को आप सेपरेट करके ना देखें। कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं पेपर 1 में, जैसे फैमिली है, जैसे कि पॉलिटिक्स एंड पावर है, सोशल चेंज है, तो इन इश्यूज़ पे जो है पेपर 2 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए पेपर 1 के ये जो टॉपिक्स हैं इन पे आप ऐसे तैयारी करें कि इंडियन सोसाइटी के बारे में भी पढ़ें और वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में भी पढ़ें, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। बाकी रिसर्च या फिर जो थिंकर्स हैं
उनको आपको जो है किसी भी अच्छी बुक से आप कवर कर सकते हैं। जैसे रिट्ज़र की बुक से भी आप कुछ थिंकर्स को कवर कर सकते हैं और नोट्स से भी कवर कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि आप सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखें, लेकिन बार बार रिवाइज़ करें और करंट अफेयर्स का डालें, बशर्ते आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज को पढ़ें। इससे अच्छा यही है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट आपका इस चीज़ में होगा कि आप कम सोर्सेज को रिवाइज़ करें बार बार, लेकिन आप इश्यूज़ को, टॉपिक्स को सबको कवर करें। मोस्टली इश्यूज़ को आप कवर कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं किसी भी इश्यूज से आ जाते हैं और रेगुलरली यूपीएससी डायनेमिक है, तो इसलिए वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। और आजकल मतलब इस साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2 टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके उन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि एक टॉपिक को कैसे दूसरे से लिंक करना है। फॉर एग्जांपल मैक्स वेबर पे इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2 इश्यूज़ को एक साथ कवर कर रहा था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू विद रिगार्ड टू वेबेरियन पर्सपेक्टिव ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या था कि वेबेरियन थिंकर्स पे भी क्वेश्चन था, एक तरह से थिंकर्स का पर्सपेक्टिव था। दूसरा जो रिसर्च का इशू था फैक्ट एंड वैल्यू, तो इससे लिंक करके था कि आप फैक्ट और वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें फैक्चुअल थी और कौन सी वैल्यू बेस्ड थी। तो इस तरह आप क्वेश्चंस को इंटरलिंक करके भी प्रैक्टिस करें और आंसर राइटिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, ताकि क्रॉस इशू वाले जो अप्रोच है वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो यूपीएससी में ये भी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा पेपर इस साल का हुआ था, तो उसमें ज़्यादातर क्या देखा गया कि करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन करंट टॉपिक्स, ये आप इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे फार्मर स्ट्रेस है, तो फार्मर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इस साल। तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट और उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछा। मी टू मूवमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब करंट टॉपिक था, क्योंकि 10 दिन पहले ही ज़्यादा न्यूज़ आनी शुरू हुई थी इस इशू पे। तो आप ये भी इससे समझ आता है कि यूपीएससी इतना ज़्यादा करंट पे भी पूछ सकती है कि आप 10 दिन पहले भी न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं छोड़ सकते। तो ये भी ध्यान रखें कि सोशियोलॉजी में भी मतलब आपको अगर करंट न्यूज़पेपर आप एकदम अप टू डेट हैं और लास्ट डे तक न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि आप करंट से लिंक कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो अडल्ट्री वाला इशू था, उस पर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर ऐसे जो एकदम करंट के इश्यूज़ हैं उनको अगर कोट करेंगे अपने आंसर्स में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें उससे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर ना छोड़ें पढ़ना, जब तक आपका मेंस का पेपर आप ना लिख लें, उससे 1-2 दिन पहले तक भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें। जो पेपर 2 है उसके लिए कोई एक बुक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप थ्योरेटिकल जो पार्ट है, पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके लिए आप क्लास नोट्स रेफ़र कर सकते हैं या फिर इग्नू का मटेरियल रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन जो डायनेमिक पार्ट है, जैसे फार्मर्स के ऊपर है, सोशल मूवमेंट्स हैं, या फिर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो विमेन इश्यूज़ हैं, तो इन सब पे आप करंट अफेयर्स से ज़्यादा अवेयर रहें और करंट इश्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोट करें, उसी से मार्क्स ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और दूसरा आंसर राइटिंग, तो सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 3-4 चीज़ें ऐड करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मतलब किसी न किसी थिंकर्स को ज़रूर ऐड करें। अगर पेपर 1 है तो आप किसी न किसी थिंकर्स का डेफिनेशन या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें उसमें। और इसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का भी उसके अंदर एक होना चाहिए रेफरेंस। तो किसी भी करंट इवेंट अगर किसी तरह भी रिलेटेड है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें अपने आंसर में। और तीसरी चीज़ ये है कि आप सोशियोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ में लिख सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। तो इसमें बुलेट्स में अगर आप लिखेंगे तो उतना ज़्यादा कंटिन्यूटी नहीं रहती है। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर फैक्चुअल होते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस बार पेपर 2 में एक गर्ल चाइल्ड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, तो उसमें आप लिख सकते हैं बुलेट्स में।
लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसको आप पैराग्राफ में लिखें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आप दोनों ही मोड बुलेट्स और पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि उससे रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स यूज़ कर सके। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं तो आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, उसमें 1-2 चीज़ें जो फैक्चुअल हैं वो आप डायग्राम्स के थ्रू दिखा सकते हैं और जो डिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरह की अप्रोच यूज़ करें ताकि आपका जो कंटेंट है वो भी डिलीवर हो जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा ना हो। तो और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोशियोलॉजी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे हर कोई बहुत अच्छे से 3-4 पेजेस हर एक आंसर में लिख सकता है, लेकिन अगर हर एक आंसर आप एकदम एक्सपेंड करेंगे तो आप लास्ट तक आपसे 15 या 16 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ क्रक्स लिखें और मैक्सिमम अगर 10 मार्कर है तो उसको 1.5 पेज और अगर 20 मार्कर है तो उसको 2 और 2.5 पेजेस में कंक्लूड करने की कोशिश करें। और इसलिए जो है मतलब मोस्टली टाइम मैनेजमेंट के लिए आप हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन पे 6 मिनट्स अगर आप एलोकेट करें तो ज़्यादा अच्छा है और उसी हिसाब से आप जो है लास्ट में 1-2 मिनट 1 मिनट कंक्लूजन, 1 मिनट इंट्रोडक्शन और बॉडी के लिए आप 5 मिनट रख सकते हैं। तो एक तरह से टारगेटेड अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एंड में मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। और लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे देखी थी जिनसे मुझे बहुत हेल्प मिला अपनी प्रिपरेशन में, और लास्ट में मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा।